वेलकम स्टूडेंट्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन, जो कि हमारी 4 यूनिट का आखिरी पार्ट है। इसके बाद देखेंगे हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी, जो कि इसके अंतर्गत ही है। तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी एवं डेटा प्रोटेक्शन क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करना, जो हमारा डेटाबेस है वही हमारा मेन डेटा होता है, उसको प्रोटेक्ट करना यही हमारा काम होता है डेटाबेस सिक्योरिटी के अंतर्गत। और डेटा प्रोटेक्शन में भी इसी का उपयोग किया जाता है, डेटा सिक्योरिटी का। तो डेटा को सुरक्षित रखने का अर्थ है डेटा हर प्रकार के दूषित आचरण से मुक्त हो। इसका मतलब ये है कि डेटा किसी प्रकार से इनकरप्ट ना हो। डेटा जो हमारा होता है उसमें जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई इंटरप्ट पैदा ना हो, मतलब उसको आसानी से हम यूज कर पाए। उसमें डेटा में जो प्योरिटी है और इंटीग्रिटी है वो 100% हो। कोशिश की जाए कि 99.99% हो, 100% नहीं भी हो तो ठीक है, बाकी उसकी जो प्योरिटी है 99.99% से कम ना हो। इसके अलावा जो डेटा है इसी प्रकार से नियंत्रित हो कि केवल अधिकृत जो व्यक्ति है, ऑथोराइज है, यूजर तक ही पहुंच हो। मतलब ये नहीं कि मेरा जो डेटा है, आज उदाहरण के लिए मेरा जो जीमेल है, उस जीमेल को मैं ऑथराइज हूं तो मैं ही उसको एक्सेस कर सकता हूं, अदर व्यक्ति नहीं। अगर उसको अदर व्यक्ति एक्सेस कर पा रहा है तो फिर ये जो डेटा प्रोटेक्शन है ये यहाँ पर फेल हो जाती है। जैसे व्यक्तिगत बैंक विवरण की जानकारी का डेटा जहां समाविष्ट है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ अधिकृत जो व्यक्ति है, अधिकृत का मतलब ऑथोराइज्ड जो यूजर है, उसी तक ये डेटा पहुंचे। इसलिए सभी डेटा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है ताकि यह अधिकृत यूजर जो होते हैं उन्हीं तक रहे और अनाधिकृत यूजर इसको हाथ न लगे। शेयर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होती है? शेयर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी सूचना है उसको एक दूसरे के साथ में आपस में साझा किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाजन सूचना शेयर्ड इन्फॉर्मेशन ऑथराइज यूजर के द्वारा ही एक्सेस की जा रही है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरा गूगल ड्राइव है, मैंने गूगल ड्राइव में एक मान लीजिए कि कोई ऐसे मैंने फाइल बना करके रखी है, उसको मैं किसी से शेयर करना चाहता हूं। तो वो जो शेयर कर रहा हूं तो मैं उसके लिए ऑथेंटिकेशन करूंगा उस दूसरे व्यक्ति के ईमेल आईडी को कि इसको आप यूज कर सकते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं। और उसकी लिंक को मैं भेज दूंगा। तो लिंक भेजने के बाद में जब सामने वाले व्यक्ति को लिंक मेरी प्राप्त होगी, मान लीजिए ए है, ए के पास में कुछ ऐसी सूचना है जो कि सिर्फ इतनी है, मतलब ये पूरी मेन सूचना उसमें से कुछ इसका पार्ट है इन्फॉर्मेशन का, जिसको हम आई से दर्शा रहे हैं। ये इसको शेयर करना है किसी बी व्यक्ति से। ये हमारा ए व्यक्ति की सूचना है जिसको वो बी व्यक्ति के साथ में शेयर करना चाहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक नेटवर्क बनेगा जिसके जरिए जाएगा। हम नॉर्मली इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को मैंने इस टाइप से बताया है क्योंकि इंटरनेट सिक्योर नहीं है, इसलिए हमको इंटरनेट पे कोई भी चीज भेजते हैं तो उसको हमको इंक्रिप्ट करके भेजना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंक्रिप्शन पे डेटा प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अभी हमारा एक चैनल है जिसके जरिए मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो इस व्यक्ति तक भेजूंगा और ये व्यक्ति ही इसको ऑथराइज है और यही खोल पाए, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसके बाद में एक्सेस की जा रही है कि नहीं और कौन सा डेटा जनता के साथ बांटना है कौन सा नहीं, ये भी स्पष्ट करना होता है। तो जब भी हम शेयर्ड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, इसकी ये जो डेटा प्रोटेक्शन है इसका ये एक टाइप है कि शेयर्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ये जानकारी होती है कि किस जानकारी को हमको शेयर करना है और किस जानकारी को नहीं, और किस जानकारी को शेयर किया है तो वो जो ऑथराइज यूजर वो बी ही है या कोई और है। पता चला कि ये किसी ने यहाँ से कोवर्ट चैनल के जरिए कोई सी ने भी इसको देखा है, कोई पेसिव अटैक या एक्टिव अटैक हुआ है, जो कि आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पेसिव और एक्टिव अटैक के टाइप्स। तो सी इसको तो नहीं देख रहा है या सी इसमें बदलाव करके तो नहीं भेज रहा है। ये सारी जो चीजें होती है डेटा प्रोटेक्शन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये हम जब डेटा भेजते हैं उस वक्त हमको ध्यान देना चाहिए। अगला होता है सिक्योरिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की जाएगी। मतलब डेटा जो है, अब यहाँ से नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चालू होगा कि हमने डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया, बाकी नेटवर्क की सिक्योरिटी है या नहीं है। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल यूज करेंगे। प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ट्रिपल पी ओई भी हो सकता है,
मतलब अलग अलग टाइप के हम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे, टीसीपी आईपी और उनके अंदर जो पैकेट स्विचिंग होती है इनका यूज़ करके हम डेटा को भेजेंगे। अगर डेटा लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेन से जुड़ा है तो ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर इंटरनेट के माध्यम से जब भेजेंगे तो हम डेटा जब ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको बीट के फॉरवर्ड में भेजेंगे, और बीट लेवल जो होता है उस पर हम उसको क्या करेंगे, इंक्रिप्शन करेंगे, ताकि उस डेटा को कोई और ना पढ़ पाए। जो सी है अगर सी को मिल भी जाए तो इसको देख ना पाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमको सबसे पहले इस व्यक्ति को एक की भेजना पड़ेगी, और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर और हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट की बात आती है कि इसको हम की भेजेंगे। इसके पास में जब वो की जनरेट हो जाएगी, इसको हमने पहले की भेजी, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर भी की जनरेट करेगा, और वो की जो रहेगी वो की और ये की दोनों सेम रहेगी, मतलब सिमेट्रिक की रहेगी, और फिर इनके बीच में की के द्वारा यहाँ पर डेटा का आदान प्रदान होगा। क्योंकि जो एसिमेट्रिक की होती है वो थोड़ी लेंदी होती है और उसमें समय लगता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में समय लग जाता है, इसलिए हम नॉर्मली सिमेट्रिक की का ही यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर ट्रांसमिशन होती है, सिक्योरिंग ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, मतलब इंक्रिप्शन करना रहता है सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये भी बताना होता है हैश फंक्शन के द्वारा या हमारी हैश वैल्यू के द्वारा कि जो हमने डेटा भेजा है वही उसको मिला है या कोई और डेटा मिला है। तो हम इसमें इंक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं जिसमें की का कॉन्सेप्ट रहेगा। दूसरी बात, हम इसके अंदर इंक्रिप्शन और की के अलावा हम इसमें क्या हैश फंक्शन मतलब डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज कर सकते हैं कि जो डेटा पहुंचा है उसके पास में वो सेम है, अलग नहीं है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिए गई है जानकारी इसके बारे में, किस टाइप से डेटा जाता है यूआरएल के बीच में, किस टाइप से हम प्रयोग कर रहे हैं। तो संप्रेषण हो रहा है जब, तो उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जैसे दो कंप्यूटर के बीच में अगर संचार हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई दो चीजें भेजी जा रही है, तो उसमें प्रमाणिकता होनी चाहिए। मतलब जो हमने यहाँ से भेजा, दो की बनाई है, हमने इंक्रिप्शन किया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोल रहा है कि उसमें डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो वो होना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आसानी से किया जा सके, और ये भी पता लगाया जा सके कि जो डेटा आया है वो इन दो के बीच में ही आया है। दूसरा, जो इंक्रिप्टेड डेटा होता है, जब हम डेटा सामने को भेज रहे हैं तो डेटा की जो लंबाई होती है वो कम होनी चाहिए। इंक्रिप्शन डेटा की लंबाई जो होगी वो कम होगी, मतलब पैकेट के रूप में भेजा जाना चाहिए। इसको छोटे छोटे पैकेट के रूप में हम इसको भेजेंगे, उससे बेनिफिट ये होगा कि उसको पढ़ पाना आसान होगा, उसको डिक्रिप्ट करना भी आसान होगा। मतलब जब भी आप डेटा भेजे तो यूं नहीं कि 10 MB 15 MB का जो डेटा है उसको आपने पूरा के पूरा इंक्रिप्ट किया और वो 1 GB का हो गया है और आपने उसको भेज दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। या 500 MB का डेटा है उसको आपने इंक्रिप्ट किया, वो 1 GB का होगा, आपने उसको वैसा भेज दिया, नहीं। आपके पास अगर 500 GB का डेटा भी है तो आप उसको पहले खुद अपने स्तर पे उसको पहले आप तोड़े। जैसे आपने 100 पेज बना लिए अलग अलग, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है डॉक्यूमेंट टाइप में, तो अलग अलग फाइल्स अपन ने बना ली और फिर उसको भेजना हमको इंक्रिप्ट करके। उसके अलावा हमको जो वेब ब्राउजर होता है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो यूआरएल यूज कर रहे हैं वो HTTPS है या HTTP है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिट प्रोटोकॉल, इसमें हम टेक्स्ट को ट्रांसमिट करते हैं और इसी के जरिए हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग भी करते हैं। तो हमको ये बात कंफर्म करना चाहिए कि जो हम जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं वो सिक्योर वेबसाइट है कि नहीं, HTTPS है। अगर वो HTTPS मतलब सिक्योर कैटेगरी में आती है, इसका मतलब ये है कि उसके पास में डिजिटल सर्टिफिकेट है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं खोलता हूँ google.com। अब जैसे मैंने वेबसाइट खोली सिर्फ google.com, तो आप देख सकते हैं इस जगह पर देखिए आप, यहाँ पर इनने ऑटोमेटिक HTTPS लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है गूगल की, इसके पास में सर्टिफिकेट है SSL का। SSL का सर्टिफिकेट होने के कारण ये जो वेबसाइट होगी इसके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये HTTPS ना होता तो क्या हो सकता था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर HTTP यहाँ आप देख सकते हैं सभी वेबसाइट है उनकी लिंक, उनमें HTTP या HTTPS है या नहीं है। कोई ऐसी ऐसी वेबसाइट होगी, अगर आप ढूंढोगे तो आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो कि सिर्फ HTTP होती है, उसमें HTTPS नहीं लिखा होता है। तो वो हमको बात ध्यान देना चाहिए कि ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। हालांकि ये देखो यहाँ सब जो भी वेबसाइट आ रही है सभी HTTPS वाली आ रही है, ऑलमोस्ट सिक्योर है। सभी वेबसाइटों के पास में अपने डिजिटल सर्टिफिकेट है,
और डिजिटल सर्टिफिकेट होने के साथ साथ वो वेबसाइट आपस में सिक्योर भी है। उनके पास में SQL सर्टिफिकेट जिसमें ठीक है, तो हमको वेबसाइट ही मिल रही है। बाकी आप ये ध्यान रखिए कहीं कहीं पर HTTP ही आता है, तो वो प्रयोग अगर हो रहा है तो उसको नहीं करना है और हमको उसके ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं करना है। ईमेल प्रोग्राम को भी सुरक्षित करना है। ईमेल प्रोग्राम सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आप संदेश भेज रहे हैं या पा रहे हैं तो उसमें पब्लिक इंक्रिप्शन का यूज करें, पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज करें, तो वो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद में कोशिश करें कि आप जो रिमोट सर्वर होता है, रिमोट डेस्कटॉप जो होता है, आप इसमें देख भी सकते हैं आपस में रिमोट कंट्रोलिंग होती है डेस्कटॉप की। आप एनीडेस्क और इस टाइप की ये आप देख सकते हैं, लिखा है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये डेस्कटॉप कनेक्शन देते हैं आपस में। आप इंटरनेट के थ्रू आप किसी दो कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा एनीडेस्क के नाम से आता है, तो आरबीआई ने क्या किया है, एनीडेस्क को बंद कर दिया है क्योंकि वो सिक्योरिटी फॉलो नहीं कर रहा था। आपको बता सकता हूँ, यहाँ लिखा है आरबीआई एनीडेस्क। तो आरबीआई जो है उनने एनीडेस्क को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज भी दी है, आरबीआई वार्न ऑफ डेटा थेप, मतलब डेटा की यहाँ पर हमारी चोरी हो रही है बाय एनीडेस्क ऐप, जो एनीडेस्क का ऐप है उसके द्वारा। तो ये एनीडेस्क का ऐप जो है वो क्या है, वो भी रिमोट डेस्कटॉप वाली है, मतलब आप उसको बाहर से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर पहले से हो कोई सिस्टम से आप रिमोट से जुड़े हो, रिमोट कंट्रोलिंग हो रही है, मतलब रिमोट के जरिए कोई सिस्टम से जुड़े हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसा कोई सिक्योर यहाँ पर आप यूज करें जिससे वो दिक्कत ना है। जैसे रिमोट डेस्कटॉप हो गया, आप इसका अगर लेन में यूज करें तो अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, टीम व्यूवर आता है, इस टाइप की चीजें आती है। तो सिक्योर सेल का वो यूज कर रहा है, मतलब वो SSL का यूज कर रहा है या नहीं, ये आप देखिए। और SSL है, SSH है तो ही उसका यूज करें, वरना ना करें। तो इस बारे में इतनी जानकारी हमारे पास में होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेटा का निपटारा होता है, निपटारा का मतलब ये होता है कि डेटा को जब आप डेटा का निपटारे का मतलब ये होता है कि जब डेटा जो आपके पास में जो डिवाइस है, डेटा का डिवाइस है, जब उसको आप नष्ट कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी आप सुरक्षित रख सकते हैं डेटा को। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास में आपका पुराना कोई मोबाइल है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, अपने पास से या तो आप उसको बेचना चाहते हैं, उसके अलावा नया मोबाइल लेना चाहते हैं, या वो मोबाइल पूरा डेड हो गया है और उसको आपने यूं ही फेंक दिया कहीं पर। तो उससे क्या होगा, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आता है जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है या कंप्यूटर साइंस जानता है, तो वो उससे भी आपका जो डेटा था पुराना, जो फोटोज हो रही थी, वो उसको निकाल सकता है। ठीक है, तो जो डेटा जो आपका है वो वहां पर भी सिक्योर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है खराब हो गए हैं, उनमें कुछ ग्लिच आ जाता है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, आपने भी बहुत बार देखा होगा जो मोबाइल होते हैं पुराने, अब उनका कोई यूज तो होने से रहा नहीं क्योंकि वो खराब हो गए हैं, तो उसको आप करोगे क्या, तो आप उसको क्या करते हैं, नॉर्मल आपने उसको किसी डब्बे में बेच दिया या किसी भंगार वाले को बेच दिया, और भंगार वाला लेकर के कहीं और गया, उसने और कहीं बेचा, और इस टाइप से वो आगे की ओर बढ़ा। मान लीजिए कि वो किसी बड़ी सिटी के गार्बेज तक पहुंचा, और वो जब बड़ी सिटी के गार्बेज पे पहुंचा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो देते हैं, वो हो सकता है कि वहां से कोई उस मोबाइल को उठाए और उसमें जो आपकी मेमोरी चिप थी, उसमें मेमोरी में जो डेटा था वो उठा ले, उसको निकाल ले और उससे आपका डेटा प्राप्त कर ले। तो ये सारी चीजें हमारी आती है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको कोई चीज फेंकना है, इलेक्ट्रॉनिक हो, जिसको आपने ऐसा यूज किया हो जिसमें आपका पर्सनल डेटा चाहे कॉन्टेक्ट भी रखे हो, तो एटलीस्ट उसको आप गर्म करें। गर्म करे का मतलब ये है कि आप उसको चाहो तो गैस पे गर्म कर सकते हैं या जला सकते हैं। जलाने के बाद उसको गाड़ दे तो अच्छी बात है, नहीं गड़े क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो कोशिश करें कि उसको इस टाइप से उसको एक प्रकार से उसका निपटारा करें कि उससे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे और उससे ज्यादा कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आपको भी ना हो और पर्यावरण को भी ना हो। तो आपके जो स्थिति के अनुसार आप उसको इस टाइप से उसका निपटारा करें। हालांकि उसको जहां वहां नहीं फेंकना है, कोशिश करें कि जो डोर टू डोर कचरा वाहन संगठन आते हैं लेने के लिए, उन्हीं में डाले, और उनमें भी डाले तो उसको पहले जला दे। ठीक है, जलाना या गर्म करने से कोई नुकसान नहीं है, वो उसका डेटा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गर्म करने से उसमें फायदा हो जाएगा, आप उसको आग पे रख सकते हैं कुछ देर के लिए, जिससे वो गर्म हो जाएगा और खराब हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि आगे लगा ली घर में, ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसमें काम कर सकते हैं।
तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप कभी इसमें जो लिखा है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग में लाते हैं वो केवल फॉर्मेट ही नहीं करता बल्कि उस स्थान पर शून्य को जोड़ देता है, जिससे बाद में भी उसको उपयोग में लाया जा सकता है। आप इसको पढ़िए, ये मैं एक बात समझा चुका हूँ आपको कि फाइल एलोकेशन टेबल वाली जो मैंने चीज बताई थी वो यहाँ पर लागू होती है, तो आप इसको एक बार पढ़ ले अच्छे से। अच्छी जानकारी लिखी है, वही बात लिखी जो मैंने बताया आपको। इसमें जो लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, जो आपकी फाइल एलोकेशन टेबल होती है FAT32 जो FAT32 होता है, जो आपकी डिस्क में यूज होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो रखा होता है और डेटा की लोकेशन होती है। तो उस लोकेशन जो होती है उसमें क्या होता है, 0 1 का स्थान होता है, 0 या होता है या 1 होता है, ठीक है। तो ये करते क्या है, जब आपने फॉर्मेट करा तो फॉर्मेट करने पर क्या होता है, वो पूरी फाइल एलोकेशन टेबल में उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो जो उसकी एलोकेशन है, मतलब जो उसको ढूंढने का तरीका है कि कौन सा डेटा कहाँ रखा है, वो यहाँ वो ये भूल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उसके ऊपर डेटा के ऊपर डेटा रीड या राइट कर दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि कुछ जैसे सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम आता है जिससे वो क्या करता है, इस फाइल एलोकेशन टेबल में वापस से 0 या 1 लगा करके देखता है, और जहां पर जो डेटा सही बैठ रहा है उस जगह पर वो डेटा को बिठा देता है। इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो आपने 4 बार भी अगर कोई कंप्यूटर को फॉर्मेट करा है तो डीप स्कैनिंग के जरिए आप उस डेटा को वापस ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में ऐसे कोई मेमोरी कार्ड ऐसा कुछ हो तो आप एक मैं आपको सॉफ्टवेयर बता ही देता हूं, ठीक है। इसका नाम होता है आई केयर रिकवरी। इसमें आपको क्रैक वर्जन इसका ढूंढना है, कोशिश करें क्रैक वर्जन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये इस टाइप का आई केयर रिकवरी आता है, आपको यहाँ दिख रहा है, आप इसको इस टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका पेड वर्जन भी आता है, फ्री वर्जन भी आता है। तो ये आई केयर का कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। जब आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे वही नॉर्मली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन करना है। अगर नहीं मिले तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस टाइप से आपका डेटा की रिकवरी कर देता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा की रिकवरी करने में आपकी मदद करता है। अगर कोई ऐसा डेटा है आपका जो कि पूरा हट गया है तो ये इसको वापस ले आता है फाइल एलोकेशन टेबल के जरिए। ये इस टाइप से इसमें स्कैनिंग के कुछ प्रोसीजर होते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये डिलीट किया हुआ डेटा, फॉर्मेट किया हुआ डेटा, मतलब डीप स्कैनिंग और फॉर्मेट के बाद में अगर आपने 4-5 बार फॉर्मेट किया तो ये इस टाइप की स्कैनिंग से भी उसको डेटा को वापस ला सकता है। 100% वर्किंग होता है ये भी। इसमें लगभग आपका ये मान लीजिए कि 70 से 80% डेटा आपका रिकवर हो जाता है जो आप डिलीट कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया, भाई परमानेंट नहीं होता। आपने फॉर्मेट करने के बाद भी उस डेटा को वापस रिटाइप किया जा सकता है, ये पूरी संभावना है। इसलिए आपको जब भी डेटा आपका जो डेटा से रिलेटेड कोई चीज हो, मेमोरी कार्ड हो, पेन ड्राइव हो, और अगर वो खराब हो भी गई है तो आपको ये ना सोचना है कि खराब हो गई, उसको पहले कोशिश करें अपने स्तर पे कि सुधर जाए। अगर नहीं सुधरे और आपको बदलना ही है, ठीक है, तो फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। आप उसको तोड़ दे अच्छे से, ब्रेक कर दे उसको। अगर ब्रेक नहीं हो रहे तो उसको आप गर्म कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। सीधे दफनाना भी नहीं है उसको, दफनाने से फिर पॉल्यूशन वाली चीजें आती है, वो डिकम्पोज होने में समय लगा देता है। प्लास्टिक की आजकल चीजें बनती है, लोहे का होता तो चलो ठीक है, डिकम्पोज हो जाता समय के साथ। बाकी प्लास्टिक से जो चीजें बनती है, और प्लास्टिक भी इतने हेवी आते हैं कि उसको डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में यहाँ जानकारी दी है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद में DDoS डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में यह जानकारी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। शेयर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताई गई है। लाइनक्स जो होता है वो सुरक्षित रखता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी लेवल सिक्योरिटी क्या होती है। तो जो मल्टी लेवल सिक्योरिटी है इसको समझते हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कॉर्पोरेट होते हैं, उनमें क्या होता है, एक स्तर होता है सुरक्षा का, फिर दूसरा स्तर होता है, फिर तीसरा स्तर होता है, ठीक है। जैसे जैसे सेना में अलग अलग स्तर होते हैं, वैसे कि वैसे हमारे जो कॉर्पोरेट होते हैं, आपने मूवी में देखी होगी हॉलीवुड में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले बाहर चेकिंग होती है, आपकी गाड़ी की चेकिंग की जाएगी, फिर आपको स्कैन कर किया जाएगा कि कुछ आपके पास मेटल की चीजें तो नहीं है। एयरपोर्ट पे भी सिक्योरिटी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल होते हैं।
ठीक है, सिक्योरिटी के लेवल होते हैं। बेसिक वैसे हमारे नेटवर्क में भी अलग अलग लेवल होते हैं सिक्योरिटी के, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाँ हमने जो चीजें भेजी है वो एक्यूरेट पहुंची है व्यक्ति के पास में, मतलब उसकी जो प्रतिशतता है वो 99% सही गई है इंफॉर्मेशन आपकी, क्योंकि 1% चांस होता है कि कोई भी चीज हैक हो सकती है, इसलिए हम 99% ही इसको कहेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं संवेदनशील या गोपनीय डेटा की रक्षा कई व्यवसायों में सर्वोपरि है, मतलब जो जितने भी व्यवसाय होते हैं, आप कोई सी भी कॉर्पोरेट चीजों को देखें वहां पर आप देख सकते हैं कि जो उनका संवेदनशील डेटा जो है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सेंसिटिव डेटा क्या होता है, पिछली क्लासेस में हमने देखा है। और जो गोपनीय डेटा होता है उसको सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ऐसी सूचना सार्वजनिक होने पर व्यवसायों को कानूनी या वित्तीय अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो अगर बाहर आती है तो उनको वित्तीय या जैसे ट्रस्ट वर्दी जो चीज रहती है कि हाँ इसके ऊपर ट्रस्ट है कि इसकी जो ये मतलब जो इसकी प्रायोरिटी वो कभी इससे बाहर नहीं जाएगी, तो अगर वो लीक हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है व्यवसायों में चीजें होती है जो लीक हो जाती है, तो उनके शेयर के भाव गिर जाता है अचानक से, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती है, तो उनको सिक्योर रखने के लिए हमको बहुत मल्टी लेवल सिक्योरिटी रखना जरूरी होता है, जिसको हम फिजिकल सिक्योरिटी भी कहते हैं। ये फिजिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत भी हमारे आता है डेटा की। बहुत कम से कम उन्हें ग्राहक का विश्वास का नुकसान होगा, अगर ऐसा नहीं भी हुआ कुछ तो बहुत कम से कम क्या होगा, उनको ग्राहक का जो विश्वास होता है कि नहीं ये तो सिक्योर सही से नहीं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कि आपने फेसबुक का सुना होगा, फेसबुक जो होता है वो डेटा को बेच देता है, आपने बहुत बार सुना होगा, फेसबुक जो है उन्हें माफी भी मांगी है कि वो डेटा को बेचता है। तो उससे हुआ क्या, उससे आपके मन में एक हीन भावना आई कि ये जो फेसबुक है, ये फेसबुक क्या करता है, हमारे डेटा को बेच रहा है, हमारी प्राइवेसी के ऊपर इसमें सवाल उठ रहे हैं। तो अब विश्वास कम हुआ, इसलिए फेसबुक चलना कम हो गई, ठीक है। लोगों ने फेसबुक चलाना अब धीरे धीरे कम कर दी है, या कम भी कर दी तो अपनी पर्सनल चीजें उसमें डालना कम कर दी है, या इस टाइप की जो चीजें होती है उनको उन्होंने कम कर दिया है। इसके विपरीत व्हाट्सएप जो है वो भी फेसबुक ने खरीद लिया है, तो व्हाट्सएप क्या करता है, जो सिक्योरिटी है उसको वो ज्यादा तवज्जो देता है। उदाहरण के लिए अपने जो इंक्रिप्शन होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है, जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये जो हमारा व्हाट्सएप है वो बिल्कुल ज्यादा सिक्योर माना जाता है और व्यक्ति का भरोसा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना चालू कर देंगे, तो इससे कंपनी को ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इन चीजों का यहाँ पर यूज है। उसके बाद में बहुत से कम ग्राहकों को नुकसान होगा, हालांकि ज्यादातर मामलों में वे उचित निवेश या मुआवजे के साथ इन वित्तीय नुकसानों का उभर सकते हैं, मतलब इन वित्तीय नुकसानों से उभर सकते हैं। वहीं रक्षा और संबंधित समुदायों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिनमें सैन्य सेवाएं, खुफिया संगठन, पुलिस सेवा की कुछ क्षेत्र शामिल है, जिनमें जो डेटा की सिक्योरिटी है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी वाली होती है, क्योंकि उनका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये संगठन आसानी से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब जो पुराने ये अगर जो मैंने आपको उपरोक्त जो बताए हैं मैंने संगठन, अगर इनमें कोई लीक होता है तो फिर इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी संवेदनशील जानकारी अगर लीक होती है तो उससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा, समाज को ज्यादा नुकसान होता है, हम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। अगर ये ऊपर के जो लिखे है सैन्य सेवा, खुफिया संगठन और पुलिस सेवा जो होती है, अगर इनमें डेटा लीक होता है या ब्रीच होता है, यहाँ पर डेटा की ब्रीचिंग होती है, तो इससे नुकसान केवल और केवल पुलिस या संगठन को नहीं है, उससे पूरा नुकसान हमारा है, आपका, मेरा, हम लोगों का है, मतलब समाज का नुकसान होता है, क्योंकि ये तीनों जो काम कर रहे हैं वो तीनों हमारे लिए ही कर रहे हैं, देश की सेवा हो रही है। तो इसलिए इनके अगर इनके डेटा को कोई लीक भी कर देता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है। आरोप क्या लगता है, मतलब मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद में सजा भी होती है, वो सजा के तौर पर फांसी या पूरे जीवन भर का कारावास हो सकता है, और वो जरूरी भी है। इस समुदायों को व्यवसाय और अन्य संगठन के द्वारा नियोजित लोगों की तुलना में उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे में एक कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न सुरक्षा स्तरों की जानकारी होने से वास्तविक खतरा हो जाता है, मतलब अगर एक कंप्यूटर है उसमें सारी जानकारी इन्होंने रख दी है कि हाँ भाई इतने यहाँ पर हमको ये करना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आईटी डिपार्टमेंट है, और आईटी डिपार्टमेंट जो है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उदाहरण से के लिए आप इसको समझिए, आपको बहुत सही चीज इससे पता चलेगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें उन्होंने 500 लोगों को लिस्ट किया है,
कितने लोगों को, यहाँ पर 500 लोगों को की लिस्ट बनाई है, लिस्टिंग की है उन्होंने, उनका एड्रेस वेड्रेस सब सारी जानकारी, कितना कहाँ पर पैसा उनका दबा है, कुछ क्या है, घर में है, छापेमारी होना है। तो उन 500 लोगों की लिस्ट अगर एक कंप्यूटर में रख दी गई और ये कंप्यूटर अगर करप्ट हुआ या इसमें से कोई डेटा ब्रीच हुआ, तो ये 500 के 500 लोगों की फाइल किसी के पास पहुंच गए, उन्हें कॉल लगा के बोल दिया कि भाई साहब आपके यहाँ तो पड़ने वाली है क्या रेट। अब इन 500 लोगों से अगर 5,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ का फायदा होना था सरकार को, तो वो सरकार को नहीं होता, वो होता किनको, हमको, क्योंकि वो जो पैसा जाएगा उसका उपयोग होगा हमारे लिए, मतलब समाज के लिए, पूरे जो भी हमारा समाज है, ठीक है, उनके लिए उपयोग में होगा। इसके अलावा अगर ये ऐसा ना करते हुए, अगर ये 5 कंप्यूटर में 100 लोगों को की डिटेल अगर ये सेव करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि छापेमारी एक दिन में नहीं होती है, तो अगर ये 5 लोगों के लिए अगर सिक्योर करके रखते हैं 100 लोगों के, और एक कंप्यूटर भी इसमें से ब्रीच होता तो कोई दिक्कत नहीं, 100 लोगों का नुकसान हो गया, बाकी जो 400 है हमारे पास में, तो 5,000 करोड़ की जगह 4,000 करोड़ का फायदा होगा। ये इस टाइप से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर मल्टी लेवल सिक्योरिटी रखना है तो पहले सबसे पहले हमको रखना पड़ेगा फिजिकल सिक्योरिटी की बात होती है। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको एक कंप्यूटर पे आपका सिक्योर डेटा नहीं रखना है, आप उसको चाहे तो अलग अलग जगह पर 5 से 6 कंप्यूटर में अलग अलग रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको कंप्यूटर में तो बिल्कुल ना रखें, उसकी डीवीडी बना करके अलग से रख ले, वो और प्रकार से सिक्योर रहेगा। अगर कंप्यूटर में रखा है तो उसको इंक्रिप्ट करके रखे, उसके ऊपर अलग अलग इंक्रिप्शन लगा कर रखे। तो ये सेकंड होती है, पहली फिजिकल सिक्योरिटी होती है, दूसरी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो हमने पहली बात कर ली फिजिकल सिक्योरिटी की। दूसरी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो डेटा है आपका, वो डेटा जो होगा उस डेटा के ऊपर जो इंक्रिप्शन लगा है वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। मतलब उसके ऊपर इंक्रिप्शन किस टाइप का लगा है, आपने कौन सी की का यूज किया है, ये सारी जो जानकारी होगी वो हमारी सेकंड बात में आएगी, जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के अंतर्गत होगी। विभिन्न सुरक्षा स्तरों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मामला नहीं है, भले ही अलग अलग उपयोगकर्ता विभिन्न खातों का उपयोग करने के लिए अलग अलग अनुमतियों और अलग अलग पहुंच नियंत्रणों के साथ लॉग इन करते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास में मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक में क्या है कि जितने भी उपयोगकर्ता है, उनके यूजर है, उन सबके लिए एक अलग अलग एनवायरनमेंट बना है उनका, ठीक है, और उन सबका डेटा भी अलग अलग जगह रखा है। तो डेटा में फ्रेंसिंग की है हमने, जो डेटाबेस है उनमें हमने फ्रेंसिंग की है कि ये यूजर ये इतना डेटा देख सकता है, ये इससे रिलेटेड डेटा है, बस ये देख पाएगा, दूसरे का नहीं देख पाएगा। तो ये भी उसमें लाया जा सकता है फिजिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत। तो इस टाइप की चीजें इसमें होती है। इसके बाद हमारी यूनिट होती है 5 चालू। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हम इसके पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से है हमारे पास में टॉपिक। तो सिक्योरिटी इन नेटवर्क, नेटवर्क में सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, थ्रेट इन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के अंदर कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। फायरवॉल हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। फायरवॉल आपको मिल जाएगा 7 से 22 नंबर का जो वीडियो होगा उसमें वो फायरवॉल है, आप उसको देख सकते हैं। 22 या 23 नंबर के वीडियो में मैंने एक अलग से फायरवॉल लिखा है, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा फायरवॉल, तो आप उसको जरूर पढ़े, जा करके देखिए फायरवॉल क्या होती है, उसके बारे में पूरा मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद में हम सिक्योर ईमेल जो होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्लानिंग देखेंगे, रिस्क एनालिसिस देखेंगे, और यहाँ पर हमारी फिजिकल सिक्योरिटी देखेंगे कि फिजिकल सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारा 15 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाने से पहले मुझे आपको नेटवर्क के बारे में पहले बताना पड़ेगा कि नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, किस प्रकार का होता है, नेटवर्क की कोई परिभाषा है या नहीं है, ये हम पहले देख लेते हैं। तो जैसे आपने नेटवर्क का नाम सुना तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, एक नेटवर्क। नेट का मतलब होता है जाल, ठीक है। नेटवर्क मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट का मतलब होता है जाल। उस जाल पे जो काम कर रहे कंप्यूटर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वर्क करते हैं। मतलब ये है कि जब मैं किसी दो कंप्यूटर को आपस में इस टाइप से जोड़ दूं कि दोनों एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन का यहाँ पर आदान प्रदान कर पाए। दो कंप्यूटर है हमारे पास में, ए और ये बी,
ठीक है, ए बी जो कंप्यूटर है, अगर इन दोनों के बीच में आपस में आदान प्रदान हो पा रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ में डेटा की शेयरिंग कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क। चाहे उसमें दो कंप्यूटर हो, ठीक है, अगर दो कंप्यूटर ही है और आपस में सिक्योर तरीके से वो आपस में क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर डेटा का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिक्योर नेटवर्क। जब सिक्योर तरीके से होगा तो उसको हम सिक्योर नेटवर्क कहेंगे। अब जो नेटवर्क होते हैं उनकी भी टोपोलॉजी होती है, अगर आपने पहले पढ़ी होगी नेटवर्क टोपोलॉजी, तो आपने टोपोलॉजी में देखा होगा स्टार शेप होती है, रिंग शेप होती है, मतलब यहाँ पर बस होती है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें नेटवर्क से आपस में जुड़ा जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम क्लाइंट सर्वर की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये रिंग टोपोलॉजी है। अब मैंने रिंग बना दी, इसमें मैंने क्या कर दिया, नोड जोड़ दिए, नोड मतलब कंप्यूटर जोड़ दिया आपस में। मान लीजिए दो ही कंप्यूटर जुड़े हैं, चार कर देते हैं इन्हें तो आसानी से समझ आएगा, ये चार कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो रिंग, यहाँ पर हमने रिंग बना दी। रिंग मतलब ये है कि यहाँ पर इसका एंड और यहाँ पर इसका जो रिसीवर होगा, सेंडर रिसीवर होगा, वो यहाँ पर कैसा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, आपस में सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेंडर है, ठीक है, तो सेंडर हमारा कौन है, ए, और रिसीवर हमारा कौन है, यहाँ पर बी है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा जो सेंडर है वो ए है और रिसीवर हमारा बी है। ये हमने इस टाइप से वहां ए बी सी डी आमने सामने रखे। तो मान लीजिए कि ए ने कोई यहां से डेटा भेजना है सी को, तो सी को ये इस टाइप से यहां भेज सकता है, डी को इस टाइप से भेज सकता है। बी को भेजने के लिए डेटा क्या होगा कि ये जो होगा हमारा डेटा वो सी के पास आएगा, सी देखेगा मेरे काम का डेटा है, मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, तो वो क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा बी को। बी देखेगा हाँ ये मेरा आईपी एड्रेस है, मुझे ही नहीं मिलना था, ये बी रख लेगा इसको। बाकी बी जो है वो यहाँ पर इसको जो हमारा जो मैसेज आया है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। बी इसको फॉरवर्ड करेगा किसको, डी को, और डी देखेगा कि मेरे काम का नहीं तो वो ए को फॉरवर्ड कर देगा। अब ये जो सेंडर था उसी के पास में वापस से डेटा आएगा इसके पास में, और ये आ जाएगा वापस ए के पास। तो ए क्या करेगा, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब जो सेंडर होगा वही क्या होगा, डिस्ट्रॉयर होगा, ठीक है। बी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, हमारा ए। तो इस टाइप से टोपोलॉजी आपने पहले पढ़ चुके होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि आपने फोर्थ सेम में पढ़ी होगी, या पहले भी अगर आपने नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी है तो ठीक है, वरना आप कमेंट करें कि आपने यहाँ पर नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो फिर मैं आपको वो एक बार और समझा दूंगा अगले लेक्चर में। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में लेयर होती है 7, जो हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो होता है यहां पर ओपन सिस्टम, हमारा लिख देता हूं यहां पे ओ एस आई। ये जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है ये होता है ओपन जो ओएसआई मॉडल होता है वो हमारा ये रहा, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल होता है, OSIM इंटर कनेक्शन मॉडल होता है। इसमें अलग अलग लेयर होती है, जहां पर एक फिजिकल लेयर होती है, इस टाइप से अलग अलग लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, इस टाइप के मॉडल आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक इसमें वीडियो आपको दे दूंगा, उसमें से आप OSI मॉडल को पहले देख ले अच्छे से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो OSI मॉडल और TCP IP जो होता है हमारा, वो मॉडल आपको समझने के बाद में आपको नेटवर्क समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, यहाँ पर कितने प्रकार के अटैक्स होते हैं ये भी देखेंगे। तो मैं इसके बाद में एक वीडियो डाल दूंगा, वीडियो मतलब इसमें एक दे दूंगा लिंक, आप उसको पहले देख ले अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।